गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस वीडियो को दिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने ये तो बहुत सुना होगा ना कि शर्मा जी के लड़के का 1 लाख US$ का पैकेज लग गया यूएस में, और हमारा लड़का तो 30 लाख ही रुपये कमा रहा है इंडिया में। और आपको लग रहा होगा कि वो शर्मा जी का लड़का बहुत होशियार है और बहुत पैसे छाप रहा है ना। आज इस 1 लाख US$ के पैसे की सच्चाई हम आप लोगों को बताएंगे, और बताएंगे कि क्या ये 1 लाख US$ सच में सफिशिएंट है और क्या ये ज़्यादा है। तो ये सारा खेल ना है परचेस पावर पैरिटी का। अब परचेस पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी क्या होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए, आप लोगों को अभी का करंट करेंसी का रेट, तो एक्सचेंज रेट जो है वो पता होगा ना कि 1 USD इज इक्वल टू 80 रुपीज़। अभी $1 80 रुपीज़ का चल रहा है, राइट। ये होता है एक्सचेंज रेट। बट यहाँ पे क्या होता है, या कहीं पे भी क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई सामान दिल्ली में इतने रुपए का मिल रहा है, तो वही सामान बैंगलोर में कहीं और मिलेगा, और एक छोटे से स्मॉल टाउन में किसी और प्राइस में मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किराया की बात करें तो एक छोटे से टाउन में 2000 रुपये में भी 2 BHK मिल जाता है, या 5000 में भी 2 BHK मिल जाता है। और दिल्ली में वही 2 BHK आपको 20,000 का मिलेगा, और बॉम्बे में वही 2 BHK आपको सिमिलर लोकेशन में, मतलब कि एक अच्छी सी लोकेशन में 80,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है परचेस पावर पैरिटी। यानी कि आप इस पर्टिकुलर सामान को या इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ करने के लिए या लेने के लिए आपको कितना पैसा इस जगह पे देना पड़ेगा, और सिमिलर गुड्स को या सिमिलर चीज़ को खरीदने के लिए या सिमिलर सर्विस को लेने के लिए आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना पैसा देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं परचेस पावर पैरिटी। अब इसको और अच्छे तरीके से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ ना, तो मान लीजिए आपने मैकडोनल्ड से बर्गर खाया इंडिया में, ठीक है, और आपका प्राइस पड़ा 90 रुपये का, तो 90 रुपीज़ का आपका बिल आया इंडिया में, अगर आपने एक बर्गर खाया मैकडोनल्ड से। अब सिमिलर मैकडोनल्ड से यूएस में अगर आप वही बर्गर खाएंगे यूएस में, तो वो पड़ेगा आपको $4 का, मान लीजिए, ठीक है। तो $4 मतलब कि 80 × 4 इज इक्वल टू 32, 320 रुपीज़ का आपको पड़ा यूएस में वही आपको बर्गर, जो कि इंडिया में 90 रुपये का पड़ जाता है, राइट। तो परचेस पावर पैरिटी का मतलब है कि $4 का जो बर्गर आपको यूएस में मिल रहा है, वही बर्गर आपको 90 रुपये का इंडिया में मिल रहा है। तो आप इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करेंगे, तो आपका कितना आएगा, 23 के अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा। यानी कि 1 USD इज इक्वल टू 23 इंडियन रुपीज़। जी हाँ, अभी आपको लगेगा कि स्निग्धा 1 USD इज इक्वल टू 80 रुपीज़, राइट। जी हाँ, वो है एक्सचेंज रेट। बट परचेस पावर पैरिटी यानी कि गुड्स खरीदने की क्षमता को अगर हम कंपेयर करें, तो $1 में जो आप सामान यूएस में खरीदते हैं, वही सामान अगर आपको इंडिया में खरीदना होगा, तो आपको देने होंगे 23 रुपीज़। इसको कहते हैं परचेस पावर पैरिटी। परचेस पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ना 2 कंट्रीज़ के बीच में भी लागू होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में रेंट का कॉन्सेप्ट बताया था ना, डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया में सिमिलरली। अब रेंट की बात करें, तो जैसे इंडिया में आपको एक नॉर्मल दिल्ली जैसी सिटी में 20,000 में आपको 2 BHK मिलता है, राइट। और मतलब आपको यूएस की एक सिटी, मान लीजिए फ्लोरिडा में, आपको सिमिलर रेंट पड़ रहा है, मान लीजिए $2500 US का एक 2 BHK, एक बहुत अच्छी लोकेशन में, राइट। तो देखिए, वही सर्विस, उसी तरीके का घर लेने के लिए आपको 20,000 इंडियन रुपीज़ देने पड़े इंडिया में, एंड 2500 USD आपको देना पड़ा यूएस में। तो यही है परचेस पावर पैरिटी, कि अगर आपको सिमिलर सर्विस लेनी है इंडिया में, तो आपको इतना पैसा पड़ेगा, और यूएस में पड़ेगा तो इतना पैसा पड़ेगा। अब जो 1 लाख US$ जो आपको मिलता है यूएस में, तो उसमें ना एक्सपेंसेस भी उस तरीके से होते हैं कि लाइक आपका रेंट होगा, आपके बाकी एक्सपेंडिचर्स होंगे, आपका बहुत सारी चीज़ें, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका यूटिलिटी बिल, आपका बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारे होते हैं, आपके मेडिकल बिल्स, आपके इंश्योरेंस, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें। ऐसे इंडिया में अगर आपको 30 लाख मिलता है, तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, आपका रेंट होता है, आपका एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स आपके होते हैं। अब अगर मैं कंपेयर करूँ परचेस पावर पैरिटी के रेशियो से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1:23 का रेशियो, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मान लीजिए शर्मा जी के लड़के को 1 लाख रुपए मिल रहा है, 1 लाख USD मिल रहा है, राइट। एंड दूसरे फलाना के बेटे को 30 लाख एनुअल सैलरी मिली इंडिया में। तो शर्मा जी के लड़के का 1 लाख USD को आप परचेस पावर पैरिटी के रेशियो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 23, तो शर्मा जी के 1 लाख USD इंटू 23 इज इक्वल टू 23 लाख रुपये, राइट, 23 लाख। बट आपके लड़के को तो मिला 30 लाख रुपये। तो समझ में आया आपको सारा ट्रैप। 30 लाख रुपए अभी भी उस 23 से ज़्यादा है। यानी कि शर्मा जी का लड़का भले 1 लाख USD कमा रहा है यूएस में, लेकिन आज भी वो आपसे काफ़ी कम कमा रहे हैं, क्योंकि आप कमा रहे हैं इंडिया में 30 लाख रुपए। और 30 लाख रुपए में जो आप इंडिया में ना जितनी लग्जरी लाइफ, जितना कुछ आप जी सकते हैं ना, वो शर्मा जी का लड़का कभी नहीं जी पाएगा वो लग्जरी यूएस में। अब एक और बेसिक एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे आपको हेयर कट कराना है, मान लीजिए, ठीक है, इंडिया में आप बहुत ही बढ़िया सैलून में अगर जाएँ तो भी आपका 500 रुपये में बहुत अच्छा हेयर कट हो सकता है, राइट।
लेकिन अगर आपको यूएस में हेयर कट कराना है तो सबसे मिनिमम आपका जो प्राइस लगेगा होगा $25 का, ठीक है। तो आप यहीं पे समझ सकते हैं कि परचेस पावर पैरिटी, माने कि आपको सेम सर्विस जो इंडिया में 500 रुपये में मिल जा रही थी, वही सर्विस आपको यहाँ पे $25 में मिल रही। तो इस तरीके से ना सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं उसी तरीके के होते हैं। अब देखिए मतलब बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि स्निग्धा हमारी इंडिया में ये सैलरी है तो क्या हमें यूएस आना चाहिए, हमारी कंपनी यूएस में ये ऑफ़र दे रही है, क्या हमें यूएस आना चाहिए। तो ये डिसीजन आप किस तरीके से लें ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी आपको कोई ऑफ़र आता है तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली इनकम, मैं फैमिली इनकम इसलिए बोलूँगी क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो सकता है दोनों अर्निंग हो, राइट। और अगर एक जना अर्निंग है तब भी आपकी फैमिली इनकम इंडिया में कितनी है, पहले आप वो देखिए। फिर आप देखिए अगर आपको यूएस का ऑफ़र मिल रहा है तो क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ को मिल रहा है या एक ही जन को मिल रहा है वहाँ ऑफ़र, राइट। और अगर जैसे भी अगर दोनों को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम होता है कि दोनों को एक साथ मिल जाए, या फिर अगर एक को मिल रहा है तो आप जाके देखिए कि मतलब देखिए कि वहाँ पे कितना पैकेज मिल रहा है आपको, और आप फिर पीपीपी का रेशियो चेक करिए ऑनलाइन कि कितना पीपीपी का रेशियो चल रहा है इस सिटी में और यूएस की उस सिटी में। एंड देन यू कंपेयर कि आपका ये सैलरी जो है क्या वो उधर के ज़्यादा है या कम है या किस तरीके से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था ना, उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पीपीपी के रेशियो से, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आप इंडिया में सैलरी कमा रहे हैं क्या वो कम है, क्या वो ज़्यादा है, क्या बराबर है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इससे ये लगेगा कि स्निग्धा ऐसे तो मतलब हमें 20-25 लाख रुपए इंडिया में मिल रहे हैं तो ऐसे तो हमें आना ही नहीं चाहिए। देखिए इस डिसीजन को भी आप कैसे कैलकुलेट करें मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अगर आप बैचलर हैं और आपको इंडिया में 15 से 20 लाख रुपए मिल रहा है और यूएस में आपको मान लीजिए 6-7 हज़ार यूएसडी का पैकेज मिल रहा है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए इफ़ यू आर अ बैचलर, क्योंकि आप काफ़ी सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप काफ़ी अच्छी यूएस में लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। इंडिया की लग्जरी थोड़ी अलग टाइप की है, आपको वहाँ पे हाउस हेल्प, डोमेस्टिक या बहुत कुछ मिल जाएगा, वो सब आपको वहाँ नहीं मिलेगा, बट हाँ आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं अगर आप बैचलर हैं तो। बट अगर आप फैमिली में हैं और एक जन को जॉब छोड़ के यूएस आना पड़ रहा है, देन इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि आपका इंडिया में काफ़ी अच्छा 25-30 लाख का पैकेज है और वहाँ पे आपकी फैमिली इनकम ही 6-7 हज़ार यूएसडी, उसमें एक ही बंदा जॉब कर रहा है। तो देखा जाए तो आप इंडिया में काफ़ी बेटर कर रहे थे। बट अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है कि आपका स्पाउस जो है उसका आपका I-140 अप्रूव होगा, कल के दिन उनको H-4EAD मिलेगा, वो तब जॉब करेंगे, या फिर उनके भी कुछ H-1 के आपके पास प्लान्स हैं, या फिर आपके पास कुछ और प्लान है कि F-1 वीज़ा, ये सब की 1 साल की सेक्रीफाइस है, 1 साल के थोड़े स्ट्रगल के बाद ही और शी योर स्पाउस विल ऑल्सो कम इन टू एम्प्लॉयमेंट, तब ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आप दोनों वहाँ पे कमाएंगे तो आपकी फैमिली इनकम, अगर एक जन 100K कमा रहा है दूसरा भी 100K कमा रहा है, तो आपकी फैमिली इनकम एनुअली 200K हो जाएगी, जबकि आपकी इंडिया में फैमिली इनकम थी 30 लाख INR में, राइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए, ये ऐसा आप एनालिसिस करेंगे तब हो सकता है। कभी कभी स्पाउस एकदम से इमीडिएट जॉब में नहीं आ पाते, 6-7 महीने 1 साल के बाद भी अगर जॉब में आ पाते तो इट इज़ अ गुड डिसीजन, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान। आप ऐसे मत सोचिए कि स्पाउस जॉब छोड़ के यूएस आ जाएंगी या आ जाएंगे एंड इट विल बी अ गुड डिसीजन, क्योंकि यूएस में तो आपको 1 लाख या 1.5 लाख यूएसडी का पैकेज मिल रहा है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि शर्मा जी के लड़के ने तो यूएस में अभी अभी गया, जॉब लगी 3 साल के अंदर, भाई घर खरीद लिया, जॉब के 1 साल के अंदर ऑडी खरीद ली, ये कैसे हुआ? इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब क्या होता है ना, इंडिया में 30 साल की एज में भी एक इंसान 6 से 7 साल जॉब करके इंडिया में तभी भी कैपेबल नहीं हो पाता कि अपने बलबूते पे एक बहुत ही बड़ी लग्जरी कार या BMW या ऑडी ये सब ले सके। लेकिन यूएस में ना अगर आप 1 साल भी जॉब कर रहे हैं ना तो आप इजीली लग्जरी कार ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, 30 साल की एज का इंसान इंडिया में 6 से 7 साल जॉब करते हुए भी एक 5 BHK बहुत ही बड़ा बंगला स्टाइल में घर नहीं ले सकता। बट 30 साल की एज में 5 साल जॉब करते हुए यूएस में एक इंसान अच्छा सा 5 BHK विला ले सकता है, जो कि 600K to 700K इवन 800K US डॉलर्स रहता है। पता है क्यों? क्योंकि यूएस में ना बहुत ही ईजिली आप लोगों को लोन मिल जाता है, और यहाँ के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना वो काफ़ी कम होते हैं, डाउन पेमेंट्स बहुत कम होती है, आपके सिर्फ 5% 10% डाउन पेमेंट में आपको बहुत ईजिली लोन मिल जाएगा विद कम इंटरेस्ट रेट, और काफ़ी ईजी एंड सिस्टमैटिक चीज़ें होती हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया में ना ऐसा नहीं होता, एक तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, डाउन पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ना इवन 30 या 40 साल की एज तक भी उतना बड़ा घर और उतनी बड़ी लग्जरी कार लेना ना एक सपना ही रह जाता है एक मिडिल क्लास इंसान का। बट यूएस में ना एक मिडिल क्लास इंसान ईजिली एक लग्जरी कार और एक बहुत बड़ा सा घर अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना आधी से ज़्यादा चीज़ें क्रेडिट पे चलते हैं। इसीलिए शर्मा जी का लड़का 2 साल के अंदर ही ऑडी चला रहा है और 5 साल के अंदर ही एक बंगले का मालिक है यूएस। तो आप ना कभी भी आने का सोचे ना तो पहले परचेस पावर पैरिटी रेशियो से अच्छे से कंपेयर करें अपने पैकेजेस को, और मैं तो कहूँगी फैमिली इनकम को, क्योंकि ना आज ही मैंने एक फेसबुक के ग्रुप में एक पोस्ट पढ़ा था जहाँ पे एक
एक हस्बैंड था, उसने डाला था कि उसको 123K का पैकेज मिल रहा है पेंसिल्वेनिया में, एंड उसकी वाइफ 30 लाख की सैलरी में है इंडिया में, तो क्या उसकी वाइफ को छोड़ के आना चाहिए? तो मैं ऐसे ही लोगों के जिनके ऐसे डाउट्स होते हैं ना, उनके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था। बिकॉज़ जब आप इंडिया में जॉब करते हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर वाइफ नहीं भी जॉब कर रही है, हस्बैंड की भी अगर 20-25 लाख की सैलरी है तो इट्स सफिशिएंट, इट्स टू गुड। बट अगर आप यूएस में सिर्फ एक ही इंसान जॉब कर रहा है एंड दूसरा नहीं कर रहा है, एंड दैट टू आप 1 लाख यूएसडी, आपको 120K यूएसडी, आपको ये सब सैलरी मिल रही है ना, तो मैं कहूँगी आप इंडिया में ना काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है ना कि आप में से किसी एक को ऑन साइट मिल रहा है और वाइफ को या हस्बैंड को नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल प्लान वे में जाए। मैं ये नहीं कहूँगी आप ऐसे ऑफर्स को डिक्लाइन करें, बट आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए कि आपका स्पाउस, क्योंकि वो यूएस में जॉब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो क्या प्लान है? क्या आप अपना I-140 प्रोसेस करवा रहे हैं ताकि आपके स्पाउस को H-4EAD मिले? क्या आपका स्पाउस के पास आपका कुछ H-1B के प्लान्स है कि आपका एम्प्लॉयर या उनका एम्प्लॉयर या आउटसाइड कोई और एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर करेगा आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ्स? या फिर क्या आपका ये प्लान है कि आपके स्पाउस को आप F1 वीज़ा में लाना चाहेंगे, जिससे कि उनको Day 1 OPT या फिर Day 1 CPT, या फिर आप ईज़िली क्या कहते हैं बाद में जॉब कर सके आफ्टर 6-7 मंथ्स? तो अगर आपके ये सब प्लान है तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड, क्योंकि भले ही आपका 6-7 1 साल का, आपको 6 महीने 7 महीने 1 साल का आपका अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बट आफ्टर 1 ईयर अगर आप दोनों अर्न कर रहे हैं ना यूएस में, तो आपकी काफ़ी लग्जरी लाइफ रहेगी। बट अगर आपका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और आप इंडिया के इतने अच्छे पैकेजेस, आपकी इतनी अच्छी फैमिली इनकम 25 से 30 लाख की छोड़ के यहाँ आना चाह रहे हैं विद ओनली 1 पर्सन अर्निंग, तो ना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और कई बार ना लोग सोचते हैं कि यार 1 साल के लिए आके देख लेते फिर देखेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बिकॉज इट्स अ ट्रैप। क्योंकि अगर आप यहाँ आ गए ना तो वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है, आप बहुत पछड़ों में पड़ जाते हैं, आपके लोन्स चढ़ जाते हैं, आपके सर में EMIs हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू गो बैक, बिकॉज यहाँ का जो सिस्टम है और इंडिया का जो सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वर्क कल्चर, वो काफ़ी डिफरेंट है। और एक बार आप यहाँ काम करने लग जाते हैं ना, तो आपको इंडिया के वर्क कल्चर में काम करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। शाम हो चुकी है, तो अब हम ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो तक।